नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 प्रश्न जो 10 दिसंबर 2017 को दोस्तों फर्स्ट शिफ्ट में पटवारी का पेपर हुआ था दोस्तों। उसके ये 20 प्रश्न मैंने आपके सामने लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, जब तक आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर नहीं लगाओगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और हमें किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्यंजन गुच्छ वाला शब्द है। क्वेश्चन दोस्तों बहुत आसान है, लेकिन यदि आप पढ़ोगे लुसेंट, ठीक है, लुसेंट आप पढ़ रहे हो दोस्तों, तो आपको व्यंजन गुच्छ वाला शब्द ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि व्यंजन गुच्छ ऐसा कुछ उसमें नहीं लिखा है लुसेंट की किताब में। मैं किताब की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये मानता हूँ कि लुसेंट की किताब बहुत अच्छी किताब है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये व्यंजन गुच्छ वाला क्वेश्चन आ गया, फिर आप कैसा करोगे? इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और मैं आपको दोस्तों क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहा हूँ पूरे, ठीक है, और इसके साथ साथ दोस्तों उसके जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट रहते हैं, कॉन्सेप्ट रहते हैं, वो सब बताता हूँ। ठीक है, तो देखिए व्यंजन गुच्छ वाला शब्द क्या है? क्यारी। देखिए दोस्तों, क्यारी, ठीक है, आधा क्या और या और री, ठीक है, जब भी दोस्तों आधा का के साथ पूरे वर्ड को पढ़ा जाता है तो उसे कहते हैं गुच्छा। क्या कहते हैं? गुच्छा। जैसे सियाल, तो मैं सियाल को से या ले, मतलब सिया, ठीक, सिया और ला, ठीक, तो सिया को एक साथ पढ़ूंगा, क्यारी में क्या को एक साथ पढ़ूंगा। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों जितने भी आधे अक्षर वाले शब्द आते हैं उनको हम एक साथ पढ़ते हैं, यही कहलाता है व्यंजन गुच्छ। क्या कहलाता है? व्यंजन का गुच्छ कहलाता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, किसी शब्द में जब दो या दो से अधिक व्यंजनों को एक श्वास में उच्चारित किया जाता है तो उसे व्यंजन गुच्छ कहा जाता है। जैसे क्यारी, जिसमें क्यारी में जैसे क्या बोलेंगे, ठीक है, म्यान में मियाँ बोलेंगे, श्याम में सिया बोलेंगे, तो यही कहलाता है व्यंजन गुच्छ। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यदि आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर लगाओगे दोस्तों तो आपको बहुत सारी चीज़ें नई सीखने को मिलेंगी। ठीक है, लुसेंट पढ़ रहे हो तो आप उसे तो पढ़ते ही रहें, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, किन वर्णों के उच्चारण में कम वायु तथा कम समय लगता है? ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, अल्प प्राण जो होते हैं इनमें दोस्तों कम वायु निकलती है और समय भी कम निकलता है। ठीक है, समय भी कम लगता है। तो याद रखना दोस्तों, प्राणत्व के आधार पर, प्राण का अर्थ क्या होता है? हवा होता है, मतलब हवा जो निकलती है ना हमारे मुंह से, उसके आधार पर दोस्तों व्यंजन दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, तो जिन व्यंजनों को उच्चारण में मुख से कम हवा निकले उसे क्या कहते हैं? उसे अल्प प्राण कहते हैं। अल्प मतलब कम और महा मतलब दोस्तों अधिक। ठीक है, तो जिन व्यंजनों को चरम मुख से अधिक हवा निकले उसे महाप्राण कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है आपको याद करना कि अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं और महाप्राण कौन कौन से हैं। तो याद रखना दोस्तों, हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन। जैसे दोस्तों पहला वर्ग लेता हूं उदाहरण के लिए, का कलम का, ठीक है, खा खरगोश का, गा गमले का, घा घड़ी का और इंगा। ठीक है, तो हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब का, गा और इंगा, ये क्या है? अल्प प्राण है। और दूसरा और चौथा क्या है? महाप्राण है, जैसे खा और घा। ठीक है, तो ये महाप्राण है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अल्प प्राण पहला, तीसरा, पांचवा, महाप्राण दूसरा, चौथा, अल्प प्राण में कम हवा और महाप्राण में ज्यादा हवा निकलती है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पश्च स्वर है। ठीक है, तो पश्च स्वर है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो था ना, यहाँ देखिए लिखा है नीचे, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन, मतलब दोस्तों ये क्वेश्चन गलत छप गया था। ठीक, उसका कारण क्या है मैं बताऊंगा। यहाँ पश्च स्वर ई है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा दोस्तों ऊ भी होता है। ठीक, मैं यहाँ आपको बताता हूँ आपको। तो देखिए, जीव के प्रयोग के आधार पर दोस्तों स्वर के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। अग्र स्वर होते हैं, मध्य स्वर होते हैं और पश्च स्वर होते हैं। ठीक है, तो अग्र स्वर कौन कौन से होते हैं? ई होता है, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए। ठीक है, वही मध्य भाग जो है दोस्तों, जीभ का मध्य भाग जो होता है उसके आधार पर मध्य स्वर कहते हैं, उसे अनार का कहते हैं। ठीक है, छोटा आ। और पश्च स्वर जो होते हैं दोस्तों, जीभ का पश्च भाग काम करता है इसमें, बड़ा आ, उ, ओ, औ और आ। ठीक है, तो यहाँ क्या हुआ देखिए दोस्तों, यहाँ उसने क्या किया है, पश्च स्वर पूछा है और ऊ भी लिख दिया है। ठीक है, इसके अलावा क्या लिख दिया है? बड़ा ऊ भी लिख दिया है। ठीक है, और क्या लिख दिया है? उसके अलावा उसने उसने आंसर लिखा है बड़ी ई के, जबकि इस बड़ी ई अग्र स्वर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन गलत छपा था। ठीक है, इसलिए याद रखना दोस्तों, ये आपको मान रखना है कि मध्य स्वर अनार का होता है, ये याद रख लेना आप। ठीक है, क्या अनार का बस मध्य स्वर होता है, बीच में आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों पश्च स्वर जो होते हैं, बड़ा आता है, ऊ आता है, ऊ आता है और ओ आता है, ऊ आता है, आ।
यदि आप सोचो कि हम जीभ हला हला के दोस्तों इनको पढ़ेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। आप मत सोचना कि जीभ का पश्च भाग काम कर रहा है वो आपको समझ में नहीं आता, उसके लिए बहुत सॉलिड उच्चारण करना पड़ता है, तब जाके आपकी जीभ का आगे का भाग और मध्य का भाग और पीछे का भाग हलेगा, ठीक है। तो जीभ का अग्रभाग दोस्तों याद रखना, आप तो एक चीज़ याद रख लो, मध्य में आ आता है, ठीक है। इसके बाद अग्रभाग, अग्र स्वर से ई ए, ठीक, ये 4 याद रख लो, है, छोटा ई, बड़ा ई, छोटा ए, बड़ा ए, ठीक है। अनार का, आम का, इमली का, ईख का, उल्लू का, ऊन का, एड़ी का, ऐनक का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ई वाले और ए वाले, ठीक है, ई वाले और ए वाले दोस्तों ये अग्र होते हैं, बाकी सब पश्च होते हैं, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए, शुद्ध शब्द कौन सा है, कांच। कांच जो है दोस्तों शुद्ध शब्द है, ठीक है। बाकी सब कंगाल, जैसे जो कंगाल लिखा है तो गलत है, ये कंगाल को ऐसा लिखते हैं, ठीक है। आँख हो गया, आँख को ऐसा नहीं लिखते भाई, ऐसा लिखते हैं, चंद्र बिंदु वाला आता है, ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं। तो अब आपका काम क्या है दोस्तों, अब आपको क्या करना है, जो चंद्र बिंदु वाले संबंधी अशुद्धियाँ वाले जो शब्द होते हैं सबको एक बार में पढ़ लेना चाहिए। जैसे आँख लिखा है तो उसको आँख लिखते हैं। उंगली जो से दोस्तों ये वाला उंगली लिखा है ये गलत है, लेकिन उंगली को सही लिखते हैं इसमें ये वाला उंगली वाला, ठीक है। इसमें कौन सा आता है, चंद्र बिंदु आता है, ठीक है। ऊँगना, ठीक है, ऊंचा, कांपना, गूंगा, गूंज, छाह, झांसी, टांगना, दांत, पाक, बांझ, बांध, बाह। आपको क्या करना है दोस्तों, इनको अशुद्ध रूप को कभी मत पढ़ा करो, मेरे हिसाब से तो अशुद्ध रूप मत पढ़ा करो। आप क्या करो, जो शुद्ध रूप रहते हैं ना, इनको एक बार पेन कागज में अपने हाथ से लिख के देख लिया करो, ठीक है। निश्चित रूप से अगर एग्जाम में आएगा तो आपसे बन जाएगा, ठीक है। कि दांत कैसे लिखना है, तो दांत, ठीक है, पाँख, ठीक है। हंस, हंस में देखिए दोस्तों, यहाँ ये वाला हंस में, इसमें चंद्रबिंदु नहीं आता है, इसमें सिर्फ अनुस्वार आता है, देखिए, है ना, अनुस्वार आता है। तो ऐसा मुंह में जैसे इसमें अनुस्वार नहीं आता, इसमें चंद्रबिंदु आता है, ठीक। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, ये आपको शुद्धि अशुद्धि वाले शब्द भी पढ़ना है। दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, दो स्वर जहां मिलते हैं उसे स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। चंद्र का पर्यायवाची कौन सा है, तो हिमांशु जो है दोस्तों चंद्र का पर्यायवाची है। अब आपको पर्यायवाची शब्द कौन कौन से पढ़ना है, च वर्ग के जितने भी पर्यायवाची सब पढ़ लो। जैसे चतुर हो दोस्तों, चंद्रमा हो गया, चंद्रिका हो गया, चांदी हो गई, चोटी हो गई, चोर हो गया, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है, सबसे पहले तो दोस्तों चतुर भी इंपॉर्टेंट है, इसे विज्ञ कहते हैं, निपुण कहते हैं, नागर कहते हैं, पटु कहते हैं, कुशल कहते हैं, दक्ष कहते हैं, प्रवीण कहते हैं और योग्य कहते हैं, ठीक। चतुर का दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है प्रवीण। इस प्रकार के जो थोड़ा अलग दिखते हैं ना उनको याद रखना, ठीक है। तो विज्ञ, निपुण, नागर, पटु, कुशल, दक्ष, प्रवीण, योग्य, ये सब चतुर के हैं। चंद्रमा के दोस्तों सोम हो गया, सुधांशु हो गया, राकापति, द्विजराज, विधु, मयंक, सुधाकर, निशाकर, शशि, राकेश, हिमकर, कलाधर, इंदु, मृगांक। आप इनको एक एक दो दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। चंद्रिका जो है दोस्तों चांदनी, ज्योत्सना, कोमिदी, ठीक है। चांदी को रजत कहते हैं, शोध कहते हैं, रूपा कहते हैं, रूपक कहते हैं, रोप कहते हैं, चंद्रहास कहते हैं। चोटी को मूर्धा कहते हैं, शीश कहते हैं, सानू कहते हैं, सरंग कहते हैं। चोर को देखो खनक कहते हैं, दस्यु कहते हैं, साहसिक कहते हैं, रजनीचर कहते हैं, शोषक कहते हैं, शोषक नहीं मोषक, क्या मोषक है, ठीक है। तो याद रखना, खनक, दस्यु, साहसिक, रजनीचर, मूषक। चोर का इंपॉर्टेंट है याद रखना, और चांदी का भी इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा का भी इंपॉर्टेंट है, मैं तो कहता हूँ सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चोटी भी इंपॉर्टेंट है। चलिए, जो सब कुछ जानता हो उसके लिए सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ कहलाता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सा वर्ग के जितने भी एक शब्द हैं उनको एक साथ पढ़ लिया करो, ठीक है। एक ही जाति का सजातीय, जहाँ अनेक नदियों का संगम हो, संगम, नदियों का मिलन हो, संगम होता है। जो संगीत जानता है संगीतज्ञ, एक ही समय में उत्पन्न होने वाला समकालीन, जो सबको एक समान देखता है समदर्शी, जिसका आचार अच्छा हो सदाचारी, सड़ी हुई वस्तु की गंध सड़ांध कहलाती है, जिसमें 7 रंग हो सतरंगा, अपने परिवार के साथ है जो सा परिवार, सहन करना जिसका स्वभाव है सहनशील, जो किसी सभा का सदस्य हो सभासद, जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का स्वतंत्रोत्तर, कुछ खास शर्तों द्वारा कोई कार्य कराने का समझौता संविदा, समय से संबंधित सामयिक कहलाता है, जिसके लोचन या आँख सुंदर हो सुलोचन कहलाता है, जिससे सरलता से पढ़ा जा सके सुपाठ्य, और शयन करने की इच्छा सुसुप्सा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शयन करने की इच्छा सुसुप्सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। न बहुत ठंडा न बहुत गर्म, समशीतोष्ण, ठीक है। प्राणों पर संकट लेने वाला संघातिक, जिसका कोई आकार न हो, जिसका कोई आकार हो साकार, जिसका आकार न हो निराकार। सब लोगों से संबंध रखने वाला सार्वजनिक, एक सप्ताह में होने वाला साप्ताहिक। सरस्वती का भक्त या सरस्वती से संबंधित सारस्वत, सब कलों में होने वाला सार्वकालिक, सब देशों से संबंध सार्वदेशिक, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला सार्वभौमिक, सार्वभौमिक। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, यदि आप इनको 2-3 बार पढ़ लोगे ना तो एग्जाम में आपसे बन जाएंगे, ठीक है।
जो सबको प्यारा हो, सर्वप्रिय, ठीक है, जहाँ मुफ्त में खाना बढ़ता हो, सदाबहार है। इस प्रकार के थोड़ा जो डिफरेंट टाइप के देखते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो सबको पढ़ना है आपको, ठीक है। जिसकी वह पुरुष जिसकी पत्नी साथ है, सपत्नीक, ठीक है। और जैसे यहाँ पर जो आसानी से पचता हो, सुपाच्य, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। निष्कपट का संधि विच्छेद कौन सा है? तो निह धन कपट। निह धन कपट बराबर क्या हो जाता है? निष्कपट हो जाता है। इसका रूल क्या होता है, याद रखना कि जब भी विसर्ग के पहले ई और ऊ आए, क्या है, छोटी ई और छोटा ऊ आए, और बाद में का कलम का, खा खरगोश का, टा टमाटर का, ठा ठठेरे का, प पतंग का, फ फल का आए, तो विसर्ग का दोस्तों सा हो जाता है। कौन सा सा? सा षटकोण का आधा सा, ठीक है। ठीक, तो देखिए निह धन कपट, यहाँ ई आ रहा है तो ये हो गया निष्कपट। इस प्रकार से निकंटक का निष्कंटक, धनु में ऊ आ रहा है, धनुष टंकार हो गया। नी में फिर यही सब नी वाले ई वाले हैं, तो ठीक है, निष्ठुर हो गया। निधन प्राण निष्प्राण, निधन फल निष्फल, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते भाई। तीव्र का विलोम शब्द कौन सा है? तीव्र का विलोम शब्द होता है मंद, ठीक है। तीव्र का विलोम शब्द मद होता है। देखिए अपता वाला जितने भी विलोम शब्द सब पढ़ लो। तामसिक का सात्विक, ताना का भरनी, तारीफ का शिकायत, तिमिर का प्रकाश, तीव्र का मंद, तुच्छ का महान, तरुण का वृद्ध, त्रसा का तृप्ति, त्रसड़ा का वित्रसड़ा, ताप का शीत, तिक्त का मधुर, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, तिक्त का मधुर, ठीक है। तीक्ष्ण का कुंठित, तुकांत का अतुकांत, त्याज्य का ग्राह्य, अतुल का अतुल, तृप्त का अतृप्त। जो थोड़ा डिफरेंट दिखे, कैसे डिफरेंट दिखते हैं, जैसे त्रसा का तृप्ति, ठीक, तरुण का वृद्ध, तुच्छ का महान, तीव्र का मंद, ठीक है, तिमिर का प्रकाश, तारीफ का शिकायत, ताना का भरनी, ये ताना का भरनी भी थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, ठीक है। तिक्त का मधुर, ताप का शीत, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इधर ये त्याज्य का ग्राह है, तो सारे इंपॉर्टेंट है, सभी को पढ़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए निस उपसर्ग से बना शब्द है, तो देखिए निस उपसर्ग से बना शब्द है दोस्तों निश्चय। क्या है? निश्चय, निह धन चय हो जाएगा वो, निश्चय, ठीक है। चलिए अब क्या करना है आपको, देखिए जो इंपॉर्टेंट उपसर्ग है जो थोड़ा डिफरेंट आपको क्या करते हैं, जैसे उद्गम, ठीक है। क्या है? उद्गम, ठीक। उद्गम में दोस्तों याद रखना, उद्गम हो गया, उत्कर्ष हो गया, उत्तम हो गया, उत्पत्ति हो गया, इसमें दोस्तों उत उपसर्ग है। उपदेश, उपवन, उपमंत्री, उपहार में उप उपसर्ग है। दुर्जन, दुर्गम, दुर्दशा, दुराचार, ठीक, इसमें दुर है, ठीक है। दुष्चरित्र, ये आधा सा के साथ इसमें से आला सा आ जाता है, ठीक है, तीनों सा आ रहा है। दुष्चरित्र, दुस्साहस, दुष्कर, ठीक है। निर जहाँ हो वहाँ पर निरपराध, निर्जन, निराकार, निर्गुण, निस्सार, निस्तार, निश्चल, निश्चित, तो इसमें निस है, ठीक है। तो आप तोड़ के देखिए थोड़ा सा, तो यानी कि आपको अच्छे सार्थक शब्दों का जहाँ युग्म दिखे उस प्रकार से आप उसको उपसर्ग चुनो, ठीक है। इनके सब रूल होते हैं, मैंने आपको बहुत अच्छे से पिछले ओल्ड क्वेश्चन पेपर में बताया था सारे उपसर्ग, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग बताया था, संस्कृत के उपसर्ग बताया था, अंग्रेजी के उपसर्ग बताया था। जो रेगुलर क्लास देख रहा है उसको बहुत अच्छा फायदा होगा, ठीक है। नहाया धोया, मैंने बताया ना, जहाँ दोनों चीज़ बराबर लगे या बीच में योजक चिन्ह आए, और या अथवा, तो वहाँ कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। और याद रखना ये द्वंद्व कैसे लिखते हैं ये भी देख लेना भाई, ठीक है, ये भी बर्तनी में आता है, ठीक है। चलिए नहाया धोया हो गया। द्वंद्व समास क्या होता है? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है, और विग्रह करने पर और आता है, अथवा आता है, या आता है, ठीक है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे नदी नाले, पाप और पुण्य, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, देश विदेश, ऊंचा नीचा, आगे पीछे, राजा प्रजा, नर नारी, खरा खोटा, राधा कृष्ण, ठंडा गरम, छल कपट, अपना पराया, ठीक, ये सब द्वंद्व समास के उदाहरण हैं, आपको पता होना चाहिए। भिक्षा का शुद्ध रूप निम्न में कौन सा है? तो देखिए भिक्षा को ऐसे नहीं लिखते, भिक्षा को लिखते हैं ऐसे। कैसे लिखते हैं? भिक्षा, छोटा भी आएगा, और ये छा छतरी का वाला, छा छतरी वाला नहीं आएगा, बल्कि छा क्षत्रिय वाला आएगा। क्या? छा क्षत्रिय वाला आएगा, ठीक है, याद रखना, है ना। अब छा वाले देखिए दोस्तों, आकांक्षा लिखा है, गलत है। आकांक्षा को ऐसा लिखते हैं, छतरी को ऐसा लिखते हैं, छड़ को ऐसा लिखते हैं, क्षमा, क्षय, छीड़, क्षोभ, नक्षत्र, प्रक्षेपास्त्र, ये प्रक्षेपास्त्र थोड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना, रक्षा, लक्ष्मण, संक्षेप, ठीक, जो छा छतरी वाला छा है, ठीक है, क्षत्रिय, और छा छतरी वाला, छा छतरे, छा छाता वाला ये है, ठीक है, छा। तो इसमें थोड़ा वर्तनीय शुद्धि आप देखना, है ना। द्वंद्व का शुद्ध रूप देखो आगे ना, द्वंद्व का शुद्ध रूप देखिए, द्वंद्व को हमेशा याद रखना, ऐसा करके ऐसा, और ऐसा ऊपर अनुस्वार लगेगा, और ये आएगा, और ये फिर ऐसा लगेगा, ये द्वंद्व का शुद्ध रूप होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। क्या होता है? क्रोध है, तो ठीक है। गंगा रस का रति प्रेम, हास्य रस का हास, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह, क्रोध का क्रोध, भयानक का भय, बीभत्स का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, और शांत रस का समय या निर्वेद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए में अलंकार कौन सा है? जहाँ व्यंजन वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ कौन सा होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, याद रखना अनुप्रास अलंकार जो है दोस्तों शब्द अलंकार होता है। अब शब्द अलंकार का मतलब देखिए, अलंकार भी दो प्रकार के होते हैं, शब्द से और अर्थ से। तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। तो अनुप्रास शब्द अलंकार है। ठीक है, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जहाँ बार बार होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे बंधव गुरुपद पदुम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा। तो यहाँ सा की आवृत्ति हो रही है और बंधव गुरुपद पदुम परागा में पा की आवृत्ति हो रही है। ठीक है, छः का अनुप्रास दोस्तों, जैसे बंधव गुरुपद पदुम परागा। ठीक है, जैसे पद 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 का हो रहा है ना 2 बार, तो यहाँ 6 का अनुप्रास होगा। ठीक है, वृत्तानुप्रास क्या होगा? कलावती केलीवती कलिंजा। तो यहाँ कल 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 तीनों में आ रहा है, मतलब 2 से अधिक होता है वृत्तानुप्रास। लाटानुप्रास क्या है दोस्तों? लड़का तो लड़का ही है। देखिए, लड़का लड़का 2 बार है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। लड़का तो लड़का ही है, लड़का ही मतलब दोस्तों कहते हैं ना अपन, लड़का तो लड़का ही है यार, बहुत अच्छा लड़का है। हो सकता है बहुत अच्छा भी हो, बहुत बुरा भी हो, बहुत अच्छा खेलता हो, बहुत अच्छा पढ़ता हो, तब कहते हैं ना लड़का तो लड़का ही है यार। तो ये है लाटानुप्रास। ठीक है, जहाँ अलग अलग अर्थ निकले। पक्षपाती होने की अपेक्षा खालिस्तान रहने वाले का सम्मान होता है। पक्षपाती का विलोम शब्द क्या होगा? निष्पक्ष होगा। जो निष्पक्ष होकर काम करता है उसको जनता पसंद भी करती है भाई। ठीक है, जिसके समान को दूसरा ना हो उसे अद्वितीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अद्वितीय कहते हैं। ठीक, चलो, किसी पक्ष का समर्थन करने वाला क्या कहलाता है? अधिवक्ता, जिसे हम वकील कहते हैं। जिसका निवारण न किया जा सके उसे क्या कह सकते हैं? अनिवार्य कहते हैं। लिखा रहता है ना सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है, मतलब वहाँ कोई ऑप्शन नहीं मिलता आपको। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष कहलाता है। बिना पलक गिराए हुए अनिमेष। किसी कार्य के लिए दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? अनुदान कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक से अधिक उपसर्गों वाले सही शब्द हैं। उपाध्यक्ष, इसमें कितने उपसर्ग हैं? 2 है। कैसे कैसे? उप है, फिर अधि है, ठीक है, और फिर अक्ष है। ठीक है, उप अधि अक्ष। ठीक, तो 3 उपसर्ग, 2 उपसर्ग हैं उप और अधि, इसलिए दोस्तों उपाध्यक्ष क्या है? ये एक से अधिक उपसर्ग वाले शब्द हैं। अंतरात्मा में दोस्तों क्या हो सकता है? अंतर्धन आत्मा होगा। भरपूर में भर उपसर्ग है। सहर्ष में सा उपसर्ग है, लेकिन उपाध्यक्ष में उप भी है और उसके बाद अधि भी है। ठीक है, इसलिए 2 से अधिक उपसर्ग वाला है। ठीक है, 2 उपसर्ग वाला है। तो उपाध्यक्ष में उपधन अधिधन अक्ष। इसी प्रकार से दोस्तों उदाहरण कुछ लिख दिया मैंने। प्रत्युपकार प्रतिधन उपधनकार, परोपकार परधन उपधनकार, स्वावलंबन स्वधन अवधन लंबन। सब आपको क्या करना? पर्यावरण परिधन आधन वरण। तो ये क्या होते हैं? जैसे दुर्व्यवहार में देखिए कितने सारे उपसर्ग हैं। दुर, फिर बी, फिर आ, मतलब 3 उपसर्ग हैं भाई यहाँ पर। ठीक है, तो सारे फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। 9 2 11 होना किस प्रकार का वाक्यांश है? 9 2 11 होना मतलब दोस्तों मुहावरा। अब मुहावरा होता है और एक लोकोक्ति होती है। लोकोक्ति मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है, जो लोक में उक्ति हो, जो बड़ी बड़ी बातें करके, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके बताते हैं, वो उसको लोकोक्ति कहते हैं। ठीक है, लोकोक्ति का अर्थ होता है लोक में प्रचलित उक्ति। और मुहावरा दोस्तों अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूप हो जाता है। जैसे श्री गणेश करना का अर्थ होता है शुरू करना। और लोकोक्ति जब कोई पूरा कथन ही किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं अकेला ही कुआं खोद दूंगा। ठीक है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इस प्रकार की जो लोकोक्तियां हैं, लोगों से द्वारा उक्ति हुई है, उसे कहते हैं लोकोक्ति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिरिधर का समास वगैरह बताइए। तो गिरि को धारण करने वाले मतलब भगवान श्री कृष्ण है। ठीक, चलिए इसमें कौन सा समास है? गिरिधर में बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है, चलिए बहुव्रीहि समास के जितने भी उदाहरण दोस्तों ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से मेरे को लगता है 15-20 होंगे। ठीक है, जितने भी है सबको एक बार पढ़ लेना। मात्र 15-20 और इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। जैसे गिरिधर है, ये लूसेंट से क्वेश्चन आया था। देखिए गिरिधर कहाँ लिखा भाई? ये लिखा है गिरिधर, लूसेंट की किताब है ये, मेरे पास 2015 की किताब है ये, और बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो 2015 और 2017 में पटवारी हुआ था, तो उसी से क्वेश्चन आया था। ठीक, चलिए तो लंबोदर लंबा है उधर जिसका गणेश। दशानन मतलब क्या होता है? दस आनंद जिसके मतलब रावण। चक्रपाणी, चक्र है पाड़ी में जिसके विष्णु। महान है वीर जो महान हनुमान। चार है भुजाएं जिसकी चतुर्भुज। प्रधानमंत्री, मंत्री प्रधान है जो प्रधानमंत्री। पंकज, पंक में पैदा है जो कमल। अनहोनी, न होने वाली घटना। ठीक है, गिरधर, गिरी को धारण करने वाले भगवान कृष्ण। पीताम्बर, पीत है अम्बर जिसका कृष्ण। निशाचर मतलब निशा में विचरण करने वाला राक्षस। चौलड़ी मतलब 4 है लड़िया जिसमें मतलब माला। ठीक है, त्रिलोचन मतलब 3 है लोचन जिसके शिव। चंद्रमौली, चंद्रमौली जिसके सिर पर शिव। विषधर, विष को धारण करने वाले, विष को धारण करने वाला सर्प भी हो सकता है। ठीक है, और भगवान शंकर को भी हम कह सकते हैं विषधर। ठीक है, मृगेंद्र है, मृगों का इंद्र सिंह है। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कृष्ण है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाले भगवान शंकर। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, इनको रख लेना, इनसे क्वेश्चन, इन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, इन शब्दों से, ज़्यादा शब्द नहीं है बहुव्रीहि समास के। ठीक, चलिए तो दोस्तों ये हो गई आपकी क्लास एंड। ठीक, बहुत कम समय में दोस्तों मैंने आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया हूँ। मात्र 20 मिनट की क्लास में 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। ठीक है,
तो दोस्तों यदि क्लास पसंद आई होगी, ठीक है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है भाई, है ना। और मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अभी मैं पटवारी के पूरे 20 शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। ये चौथा पांचवा वीडियो होगा हिंदी का, ठीक, पटवारी शिफ्ट का। इसके बाद दोस्तों हम एमपी फॉरेस्ट गार्ड के ओल्ड क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के साथ। और इतना हिंदी आपने पढ़ लिए तो मैं समझता हूँ कि इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एमपी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम, ठीक। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे कंटिन्यू, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।